नमस्कार साथियों, रेनबो ग्रुप परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं मानव आपके लिए लेकर आया हूं भारत का संवैधानिक विकास। जी हां दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की परीक्षा 1 अप्रैल से फॉर्म चालू हो जाएंगे और अप्रैल के बाद मई जून के अंत में परीक्षाएं खत्म भी हो जाएंगी। यानी कि केवल 2 से ढाई महीने आपके पास अभी है। यानी कि ये वही समय है, ये स्वर्ण काल है। आप सभी लोग दिन रात मेहनत करिए। और मैं वीडियो बनानी शुरू कर चुका हूं। अब ये मेरी पहली वीडियो है यूपीएसआई के लिए, और जिसमें संविधान का बहुत बड़ा महत्व होता है जीके पोर्शन में। तो भारत का संवैधानिक विकास एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप वर्ष 2016 की सभी परीक्षाओं को देखें, उनके पेपर प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे, तो आपको हर एक शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न भारत के संवैधानिक विकास टॉपिक से जरूर देखने को मिल जाएंगे। और इस बार भी ऐसा ही होगा। भारत का संवैधानिक विकास कम से कम 2-2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में जरूर आएंगे। यानी कि 5 नंबर का आपका ये टॉपिक है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, अपनी कमर पेटी बांध लीजिए और मैं भारत का संवैधानिक विकास बिल्कुल शुरू कर देता हूं। ये यूपीएसआई 2021 के लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिएगा, जो भारत का संवैधानिक विकास है, मैं इसको 2 भागों में पढ़ाऊंगा। ज्यादा 20 मिनट की एक क्लास होगी, 20, 22, 25 मिनट की, वो देखेंगे जितना भी होगा। अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यकीन मानिएगा, किसी बुक से समझ में अगर नहीं आया होगा तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। कभी समझ में नहीं आया होगा, आज समझ में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं। आप देखिएगा, ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, यूपीएसआई स्पेशल, और ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखिएगा, बात कुछ ऐसी है। भारत का संवैधानिक विकास 2 भागों में बांटा गया है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन सरकार के शासन के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूं। देखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, उस समय की बात है। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था वर्ष सन 1600 में, और उसको भारत भेजा था। और भारत किस लिए भेजा था? भारत इसलिए भेजा था कि आप भारत में व्यापार भी करिए और धीरे धीरे भारत पर राज भी करना शुरू कर दीजिए, यानी कि अपना शासन भी करना शुरू कर दीजिए। तो 2 काल इसके इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी दिन व्यापार किया, अपना शासन भी वहां पर जमाया। फिर कुछ दिनों बाद यानी कि 1858 में वहां पर ब्रिटेन सरकार खुद आ गई थी और कंपनी से सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। तो कुछ दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाए थे, अपना शासन तैयार किया था। ठीक है जी। और फिर उसके बाद ब्रिटेन सरकार वहां पर आ गई थी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, ब्रिटेन की संसद समय समय पर एक्ट या आदेश पत्र जारी करती थी और कंपनी पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखती थी। और जब संसद स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, तभी उसने भारत के शासन के लिए अलग अलग कानून बनाए। इन सभी को आदेश पत्र तथा कानून के नाम से, कानून भारतीय संविधान की नींव तैयार करते हैं। यानी कि जितने भी आदेश पत्र थे और ये जितने भी कानून उसने बनाए थे ब्रिटिश संसद ने, या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश संसद जो भी उससे काम करवाती थी, वो भारतीय संविधान की नींव तैयार करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा, जो जो एक्ट कंपनी ने पारित किए हैं, उनमें सबसे पहले आपको 1600 का राजलेख, 1600 का चार्टर एक्ट पढ़ने को मिलता है। देखिएगा, अभी मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जारी किए गए आदेश पत्र, कंपनीज चार्टर। और ये 1773 से 1853 के बीच का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था। देखिए, सबसे पहले सन 1600 का राजलेख। कंपनी की स्थापना भारत में इसी राजलेख से की गई। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी की स्थापना करके इसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति दी। कंपनी में कुल 217 भागीदार थे और कंपनी की उस समय पूंजी 30,133 पाउंड हुआ करती थी। कंपनी को गवर्नर व उप गवर्नर के साथ 24 अन्य सदस्य
थे कंपनी में, इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। बाद में इसी परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल कहा गया। तो सबसे पहले ये सन 1600 का राजलेख है जिससे कंपनी की स्थापना हुई है। इसमें इंपोर्टेंट है 31 दिसंबर 1600 को स्थापना, 15 वर्षों तक व्यापार की अनुमति, 217 भागीदार और 30,133 पाउंड इसकी पूंजी थी। और कंपनी को गवर्नर और उप गवर्नर के साथ 24 सदस्य दिए गए जिसको परिषद कहा गया, गवर्नर की परिषद, या फिर बाद में इसको निदेशक मंडल कहा गया। तो सबसे पहला ये राजलेख है सन 1600 का राजलेख। देखो किसी भी परीक्षा में आप बैठिएगा इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, और जब बात हो पीसीएस की या यूपीएसआई की तो फिर तो डेफिनेटली इससे 1 या 2 प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट पोर्शन में ये आता है, क्योंकि बच्चे इतना डीप नहीं पढ़ते या फिर बुक्स से ऐसा समझ में नहीं आता। चलिए इसके बाद आता है नंबर 2 है 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख क्या कहता है? इसके द्वारा कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी गई। यानी कि 1726 का राजलेख आया और कंपनी के द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यानी कि भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में और भारत के दक्षिण में, यानी कि इन तीनों जगह भारत में, अगर मैं एक प्लस बना दूं जिससे भारत का नक्शा तैयार हो जाए, तो बेटा इधर एक, इधर और एक इधर, यहां बंगाल है, यहां महाराष्ट्र में मुंबई है इधर नीचे आके, और यहां पर आपका नीचे मद्रास आ जाता है। तो 1726 के राजलेख में ये तीनों याद रखना, कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी गई। 1 नंबर में आपसे सीधा पूछेगा, या पूछेगा कंपनी में भागीदार कितने थे। ठीक है बच्चा, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, या फिर कंपनी की पूंजी कितनी थी, सदस्य कितने थे, निदेशक मंडल कहा गया। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिशों पर इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई थी। ये देखो कितना इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति बनाई गई थी और इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। तो इसका कार्य देखो, इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलेट करना, किसी चीज को चलाना। तो इसका कार्य क्या था? ब्रिटेन और भारत में कंपनी पर होल्ड रखना, कंपनी को कंट्रोल में रखना, कंपनी का नियंत्रण करना। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप और चीजें देखिएगा। कंपनी के संचालन के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी। देखो कंपनी को चलाने के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी, एक निदेशक मंडल, एक स्वत्वधारी मंडल। ये दोनों संस्था गृह सरकार का अंग थी, यानी होम मिनिस्ट्री में ये आती थी। निदेशक मंडल में 24 निदेशक होते थे जिनका चुनाव स्वत्वधारी मंडल द्वारा किया जाता था। इसका मतलब सुनिएगा प्यारे बच्चों, देखो बुक में बस इतना ही लिखा मिलेगा आपको, लेकिन समझाएंगे आपको हम, आप देखिएगा। निदेशक मंडल का मतलब होता है, और स्वत्वधारी मंडल मतलब प्रोप्राइटर्स, यानी कि जो कंपनी के मालिक थे। और निदेशक मंडल के 24 सदस्य क्या करते थे? ये निदेशक जो होते थे ये कंपनी को चलाते थे, जबकि मालिक होते थे स्वत्वधारी मंडल के सदस्य। तो बात कुछ ऐसी है कि निदेशक मंडल के जो 24 सदस्य होते थे इनका चुनाव मालिक ही तो करेंगे, प्रोप्राइटर्स ही तो करेंगे, यानी कि स्वत्वधारी जो स्वामी थे वो ही तो इनका चुनाव करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, इनका चुनाव कौन करते थे? 24 निदेशकों का स्वत्वधारी मंडल। और देखो निदेशक मंडल 24 सदस्यों में से हर साल एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था, और अध्यक्ष ही कंपनी का सीईओ होता था। इस एक्ट ने निदेशक मंडल की अवधि 1 साल से 4 साल कर दी, और इसके निदेशक मंडल के सदस्य को 1/4 सदस्य, इस निदेशक मंडल के चौथाई सदस्य यानी कि 25%, 25% सदस्य हर वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे, ऐसा फैसला लिया गया था। इसके बाद जो इंपोर्टेंट आता है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अंग्रेजी क्षेत्र का मतलब जो वो 3 क्षेत्र, इधर आपका कलकत्ता, एक आपका बंबई और एक आपका मद्रास। ठीक है बच्चे, इन तीनों में देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो एक दूसरे से अब तक अलग थी,
इस एक्ट के द्वारा बंगाल के अंडर में इसको कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। शासन की सभी सिविल तथा सैनिक शक्तियों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया और गवर्नर के पास 4 सदस्यों की परिषद थी, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल तथा क्लेवरिंग नाम के 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। और वारेन हास्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है बच्चे। और इसी एक्ट के द्वारा सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। वे 3 न्यायाधीश और बनाए गए थे, यानी कि टोटल 4 थे, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश कौन था? जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था बच्चों? चलिएगा इधर से मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। जिसमें मुख्य न्यायाधीश आपके एलिजा इम्पे थे और 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर व हाइड को बनाया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपको बता देता हूं, देखिएगा। शासन की सभी सिविल और सैनिक शक्तियों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया और गवर्नर के पास 4 सदस्यों की परिषद थी, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल तथा क्लेवरिंग नाम के 4 सदस्य थे। ये याद रखिएगा कि गवर्नर के पास एक परिषद थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। और वारेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने और इस एक्ट के द्वारा सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा उसमें 4 न्यायाधीश बनाए गए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और बाकी के 3 चैम्बर्स, लिमेंस्टर व हाइड थे। और इस एक्ट के द्वारा जिनके पास लाइसेंस नहीं था, यानी कि लाइसेंस प्राप्त किए बिना व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया और द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा। और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हो रही है। क्लाइव द्वारा प्रारंभ किए गए द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। चलिए बच्चों, एक्ट नंबर 4। और आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सुनिएगा, यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा। ये बिल्कुल डीप है। कम से कम पीसीएस लेवल की मैंने यहाँ पे आपके नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है बच्चों, पूरी अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके। अब आते हैं एक्ट नंबर 4 पे। देखो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट से ही आपको पता चल रहा है कि किसी चीज का सेटलमेंट किया गया था। चलिएगा, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी, जो दोष थे, उनको दूर करने के लिए इसे लाया गया था। इसे इसीलिए संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती थी, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। समझ गए बच्चा? कलकत्ता में जो सरकार बनाई गई थी, आपने पढ़ा होगा, ये देखिए, आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा होगा कि बंगाल यानी कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो एक दूसरे से अलग थी, इस एक्ट के द्वारा बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता तो बंगाल के अंदर ही है, बंगाल के अधीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। और इसी में यही है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कानून भी बना सकती थी। कौन सी सरकार? कलकत्ता में बनी हुई सरकार। आगे देखिए बच्चों, आगे इसमें है, कलकत्ता में बनी सरकार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर चुकी थी। देखो, मैं इसको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो कलकत्ता में सरकार बनी थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बना सकती थी और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब जो जमीनी विवाद, जमीनी फैसले, यानी कि भूमि अधिग्रहण करना आदि, इन मामलों को दीवानी मामले कहते हैं। चलिएगा बच्चों, इसके बाद गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल अब सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना भी कोई भी अपना कानून बना सकता था, लागू कर सकता था। ठीक है बच्चे, अब आते हैं एक्ट नंबर 5, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा
कंपनी के दोनों मुद्दों को, राजनीतिक और व्यापारिक, दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया। इसमें अंग्रेजों की चाल है, ये देखिए, सुनिए ध्यान से। देखो, जब कंपनी ने व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य एक साथ किए तो ज्यादा कार्य नहीं वो कर पाए, इसलिए उन्होंने एक एक्ट ऐसा लाया कि कंपनी को दो भागों में बांट दिया। व्यापारिक काम कोई और देखेगा, राजनीतिक काम कोई और देखेगा। यानी कि जल्दी से जल्दी भारत को अपना गुलाम बनाया, जल्दी से जल्दी अपना गुलाम बनाया। इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आगे आइए। कंपनी के व्यापारिक कार्यों को तो निदेशक मंडल के हाथों में ही छोड़ दिया गया, यानी कि निदेशक मंडल जिसमें 24 सदस्य होते थे, व्यापार तो वही करेगा। लेकिन राजनीतिक कार्यों के लिए एक 6 सदस्यों का नियंत्रण मंडल बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। कंपनी के व्यापारिक कार्यों को तो निदेशक मंडल देखेगा, जबकि राजनीतिक कार्य यानी कि भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए, भारत पर जल्दी से जल्दी राज कैसे किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक 6 सदस्यों का नियंत्रण मंडल बनाया था। कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाने लगा। ठीक है बच्चे, कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाने लगा। और अब भारतीय उपनिवेश 2 शासकों के अधीन था, क्योंकि यहाँ कंपनी के 2 मुद्दे हो गए थे, व्यापारिक और राजनीतिक। तो भारत 2 शासकों के अधीन था, एक कंपनी के निदेशक और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट वहां पर शासन करता था। आइए, गवर्नर जनरल की परिषद को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। जो 4 सदस्य मैंने बताए थे आपको गवर्नर जनरल की परिषद में, है ना, उनके नाम मैंने बताए थे, फ्रांसिस मानसन, बारवेल और क्लेवरिंग। उनमें से घटाकर उनको 3 कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। और गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से लड़ाई करने यानी कि युद्ध व कोई भी समझौता यानी कि संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से यानी निदेशक मंडल से मंजूरी लेनी पड़ती थी। और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों था? क्योंकि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। कौन थे बच्चों? विलियम पिट थे। तो ये आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे इस समय। देखो, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, मैं एक बार क्लास के एंड में पूरे का शॉर्ट में रिवीजन कराऊंगा। ठीक है बच्चे, चलिए। एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिकार, इसमें केवल 2 चीजें हैं। एक तो क्या कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने फैसले को लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल अगर चाहता तो वो अपनी परिषद का जो निर्णय था उस निर्णय को खत्म कर सकता था, निरस्त कर सकता था और अपना फैसला लागू कर सकता था। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई। ये दोनों शक्तियां सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1786 का अधिकार, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सवाल यहां से जरूर बन सकता है। तो इसमें बस 2 चीजें आपको देखनी है। तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद का जो निर्णय था वो उसको बर्खास्त कर सकता था और अपना फैसला लागू कर सकता था, जबकि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बनाया गया। और ये दोनों शक्ति सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की। ठीक है बच्चों, आइए एक्ट नंबर 7। केवल 4 एक्ट आपके बचे हैं, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, इसके बाद आता है बेटा 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें भी केवल 2 बातें हैं। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 साल तक बढ़ा दिया गया। और नियंत्रक मंडल, देखो नियंत्रक मंडल मतलब वो मंडल जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखता था, जिसमें 6 सदस्य होते थे। ठीक है ना, पीछे मैंने अभी बताया था आपको। इनको जो सैलरी मिलनी थी, इनको जो वेतन मिलना था, वो कहां से मिलना था? वो भारतीय राजस्व से मिलना था। तो ये 1793 का चार्टर अधिनियम है। एक बार आप सारा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको जब रिवीजन कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत ही अच्छा समझ में भी आएगा। चलिए, नंबर 8, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813 का राजलेख। ये क्या कहता है? कंपनी के जो व्यापारिक एक अधिकार थे। देखो, अभी तक क्या था, भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को बिजनेस करने की छूट दी गई। भारत में सभी अंग्रेजों को खुला छोड़ दिया गया, कुछ प्रतिबंधों के साथ, कि अब सब वे लोग व्यापार करे जाके भारत में, भारत को लूटो। चलिए,
कंपनी का चाय तथा चीन पर एक अधिकार बना रहा, यानी कि चीन देश के साथ जो भी बिजनेस होगा और चाय का जो भी भारत में बिजनेस होगा वो केवल कंपनी करेंगी, उसको सभी अंग्रेज नहीं करेंगे, केवल कंपनी करेंगी। और 1813 के इस चार्टर एक्ट से उन लोगों ने भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये सालाना खर्च करने का प्रावधान भी किया और ईसाइयों को भारत में अपने धर्म प्रचार की सुविधा भी दी गई। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकार जो कानून बना सकती थी, अब उसको ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। 1813 का चार्टर अधिनियम ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकार जो भी कानून बनाएगी ब्रिटेन के सम्राट से उसको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इसके बाद स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को कारारोपण का अधिकार दिया गया। इसके बाद आते हैं एक्ट नंबर 9 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि 1833 का राजलेख। तो प्यारे बच्चों आप अब देखिएगा, देखो इसमें क्या है, कंपनी के अधिकारों को फिर से 20 साल बढ़ाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इसी वजह से कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी सारी शक्ति का क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट से शक्ति डबल कर दी गई, 3 2 बार आया है, याद रखिएगा, डबल कर दी गई, शक्ति डबल कर दी गई और देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया, यानी कि कानूनी सलाह, विधिक परामर्श, कानूनी सलाह लेने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। और विधि आयोग की स्थापना 1843 में की गई थी। नहीं, 1843 में दास प्रथा को खत्म किया गया था। मैं आपको यह बता रहा था कि विधि आयोग की स्थापना की गई और पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकोले को बनाया गया। ठीक है बच्चों, इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, लॉर्ड मैकोले को बनाया गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अभी मैं जब रिवाइज कराऊंगा तब आपको अच्छे से इसके मेन पॉइंट एक बार फिर से बताऊंगा। और 1833 के चार्टर एक्ट में आगे पढ़िएगा, इसमें आगे क्या था, कंपनी का चाय तथा चीन पर जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। देखो 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, लेकिन जैसे ही अगला एक्ट आया सही 20 साल बाद 1833 में, तो कंपनी का चाय और चीन पर अधिकार खत्म कर दिया गया। और चौथा जो सदस्य था उसकी खास बात क्या थी, वो केवल बैठक में भाग ले सकता था, वो मतदान में भाग नहीं ले सकता था। 1843 में लॉर्ड मैकोले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले पहले विधि आयोग की स्थापना की गई और 1843 में ही दास प्रथा भी खत्म की थी इसी एक्ट ने। और इसी अधिनियम की एक 87 धारा थी, अधिनियम की धारा 87 के तहत भारत में पहली बार यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ग, धर्म अथवा जन्म स्थान के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए बच्चों। और संविधान निर्माण के संकेत इसी एक्ट में दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब है कि भारत में संविधान निर्माण हुआ था, वो मतलब कि ये नींव था भारतीय संविधान निर्माण के लिए, क्योंकि इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया था कानून बनाने के लिए, और कानून का तो दूसरा नाम ही संविधान है। तो याद रखिएगा, संविधान निर्माण के संकेत इसी एक्ट में दिखाई देते हैं। एक और है आखिरी राजलेख 1853 का राजलेख, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान का आखिरी राजलेख यही है, 1853 का राजलेख, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट एंट्री होती है ब्रिटिश सरकार की इंडिया में। मैं बताऊंगा कैसे। देखिए, भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसने आगे चलकर लघु संसद का रूप लिया। यही भारत की संसदीय पद्धति की शुरुआत थी। और विधान परिषद में 12 सदस्य टोटल होते थे। ये आपको फिगर याद रखनी है, 12 सदस्य होते थे। ठीक है डियर बच्चों। तो 1853 के राजलेख में सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि भारत के लिए या फिर भारतीयों के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसने आगे चलकर लघु संसद का रूप लिया। और यही भारत की संसदीय पद्धति की शुरुआत थी। विधान परिषद में कितने 12 कितने होते थे, 12 सदस्य होते थे।
और भारतीय सिविल सेवा यानी कि आप प्रतियोगी परीक्षा भी इसको कह सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा को भी शुरू कर दिया गया, सभी के लिए खोल दिया गया। और विधायी कार्य यानी कि कानूनी कार्य को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई और विधायी कार्यों के लिए ही 12 सदस्यीय परिषद बनी थी। ठीक है बच्चों, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग पृथक यानी अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। निदेशक मंडल के सदस्यों को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। क्राउन मतलब ब्रिटेन सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने थे और यह ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन का आखिरी राजलेख था। ये टोटल 10 राजलेख हैं जो प्यारे बच्चों आपको जरूर पढ़ने हैं और ये वीडियो पार्ट 1 कहलाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब भारत सरकार की एंट्री हुई तब ये 11वां एक्ट पारित हुआ था। ठीक है बच्चों, भारत सरकार अधिनियम 1858 यहां से लेकर के भारत सरकार अधिनियम 1919 तक पढ़ेंगे और उसके बाद 1947 की माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको सारे जो भी एक्ट थे 10 के 10 सभी का आपको एक छोटा सा शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं और आपको मेन मुद्दा इसका बता देता हूं ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना आए और आप फटाफट अपना सही आंसर लगा दें। तो भारत का संवैधानिक विकास 2 भागों में बांटा गया, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का और एक ब्रिटेन सरकार के शासन के अंतर्गत। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन सरकार ही चलाती थी, परंतु खुद ब्रिटेन सरकार बाद में आई 1858 से 1947 तक, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का समय 1773 से 1853 के बीच का है। यानी कि इस दौरान इसमें क्या किया गया था, इस दौरान इसमें एक्ट्स लागू किए गए थे। तो जो ब्रिटेन की संसद थी वो इस कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग समय पर अपने एक्ट, कानून या आदेश पत्र जारी करती रहती थी। ठीक है बच्चों, और इन्हीं आदेश पत्रों ने भारतीय संविधान की नींव रखी। सबसे पहले देखो सन 1600 का राजलेख, कंपनी की स्थापना इसी से हुई है। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 को 15 साल तक पूर्वी देशों में, जितने भी पूर्वी देशों थे, क्योंकि ब्रिटेन तो भारत के पश्चिम में पड़ता है, यानी कि भारत ब्रिटेन के पूर्व में पड़ता है, तो भारत समेत बहुत सारे पूर्वी देशों में 15 साल तक इस कंपनी को अनुमति दी गई थी कि जाओ लूटो, बिजनेस करो। कंपनी में उस समय कुल 217 भागीदार थे और कंपनी की पूंजी 30,133 पाउंड थी। कंपनी का गवर्नर जनरल, उप गवर्नर जनरल के साथ 24 सदस्य थे, जिसे गवर्नर की परिषद कहा गया और बाद में इसे निदेशक मंडल कहा गया। 1726 का राजलेख कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में राज्यपाल तथा उसके परिषद को विधिक बनाने की विधि यानी कानून बनाने की शक्ति दी गई। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित, ये पीएम था उस समय पर ब्रिटेन का, गुप्त समिति बनाई गई थी, उसी की सिफारिशों पर इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसका कार्य क्या था, रेगुलेशन करना, कंपनी पर नियंत्रण करना, कहां पर, ब्रिटेन में और भारत में। इसके बाद प्यारे बच्चों आप देखिएगा, इसके बाद इसमें है कंपनी का जो संचालन था वो इंग्लैंड में 2 संस्थाएं करती थी, एक तो निदेशक मंडल जिसमें अंग्रेजों के अधिकारी थे और एक स्वत्वधारी मंडल जिसमें खुद मालिक थे। तो जो निदेशक मंडल के 24 सदस्य थे, इनका चुनाव कौन करता था, अरे भाई मालिक ही तो करेंगे, स्वत्वधारी मंडल करता था। और 24 सदस्यों में से हर साल एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुना जाता था और अध्यक्ष कंपनी का सीईओ होता था। इस एक्ट से निदेशक मंडल की अवधि 10 साल से 4 साल कर दी गई तथा सदस्य 1/4 सदस्य हर साल अवकाश ग्रहण करेंगे, ऐसा फैसला किया गया। और बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी अब तक स्वतंत्र थी, कौन कौन सी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, उनको बंगाल के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। और गवर्नर के पास 4 सदस्यों की परिषद थी, जिसमें फ्रांसिस मानसन बारवेल तथा क्लेवरिंग थे। वारेन हास्टिंग पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनाए गए और चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइड इसके 3 न्यायाधीश थे। इस एक्ट के द्वारा जिसके पास लाइसेंस नहीं था, व्यापार पर उसके प्रतिबंध लगा दिया गया और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन जो शुरू किया गया था बंगाल में,
उसे खत्म कर दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट का कि क्लाइव के द्वारा शुरू किए गए बंगाल के द्वैत शासन को खत्म किया गया। इसके बाद आइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ठीक करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था, इसीलिए इसको संशोधनात्मक एक्ट भी कहते हैं या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, यानी कि वहां की जमीन पर जो भी बंगाल बिहार उड़ीसा की जितनी भी जमीनें थी उन पर वो अपना फैसला ले सकते थे, यानी कि उन पर कब्जा कर सकते थे। सीधी बात तो ये है, इनका काम ही कब्जा करना था। इसके बाद गवर्नर जनरल को इतनी शक्ति दे दी गई कि वो सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी शर्तों में बंधा हुआ नहीं था, वो अपने कानून खुद बना सकता था, यानी कि अब उसे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज पंजीकृत कराना जरूरी नहीं था। इसके बाद आता है बच्चों पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। कंपनी के दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। देखो, व्यापार से मतलब भारत को लूटना और राजनीतिक कार्य से मतलब भारत पर अपना राज करना, दोनों काम के लिए कंपनी आई थी। राज करेगी और फिर लूटेगी भी, राज भी करेगी, क्योंकि ये थोड़े पढ़े लिखे थे, इन पर अंग्रेजी आती थी। चलिए, तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। देखो, ताकि अच्छे से काम हो सके, आप चीजों को पकड़िएगा, ताकि अच्छे से बिजनेस हो सके, लूटा जा सके और अच्छे से राज किया जा सके। तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को तो निदेशक मंडल के हाथों में छोड़ दिया गया, परंतु राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यों का एक नियंत्रण मंडल बनाया गया। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कंपनी का क्षेत्र तो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाने लगा और अब भारतीय उपनिवेश 2 शासकों के अधीन था, एक तो बेटा निदेशक मंडल और एक नियंत्रण बोर्ड या नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट के हाथों में था। परिषद के सदस्य 4 से 3 कर दिए गए और गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार बर्खास्त कर सकता था, ऐसा भी अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि कोई भारतीय उपहार देगा तो आप नहीं लोगे। समझ गए ना? चलिए, और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, इसीलिए ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहलाया। आइए एक्ट नंबर 6, एक्ट ऑफ 1786। जल्दी जल्दी देखिएगा और समझते रहिएगा और यकीन मानिएगा, आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक्ट ऑफ 1786 आप पढ़ रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एक बार सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करिएगा। आपको अगर देखो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और आगे वेट करिएगा। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द में लेके आऊंगा। ये पार्ट 1 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और आजादी से पहले ब्रिटेन सरकार का शासन था। वो पार्ट 2 में मैं आपको उसके एक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, उसमें 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, वो सभी आएंगे। तो एक्ट ऑफ 1786, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने फैसले को लागू करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई और दोनों शक्ति सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1793, कंपनी के अधिकारों को 20 साल बढ़ा दिया गया और नियंत्रण मंडल जिसमें 6 सदस्य होते थे जो कंपनी के राजनीतिक काम संभालते थे, उनको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। चलिए, 1813 का चार्टर एक्ट, एक देखो इसमें एक आ रहा है, याद रखना, 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर तय किए गए थे। ईसाइयों को धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी और सभी अंग्रेजों को खुला छोड़ दिया गया था। आप याद रखिए इसे ऐसे। कंपनी का एक अधिकार खत्म कर दिया गया। कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार का मतलब क्या है ये समझिए कि अब तक केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, ठीक है ना, लेकिन अब से पूरे भारत का पूरे अंग्रेजों में से कोई भी व्यापार कर सकता था, अंग्रेजों में से, ब्रिटेन में से, ठीक है ना। शिक्षा पर 1 लाख रुपए भारतीयों की और ईसाई धर्म प्रचारकों को अपना धर्म बढ़ाने की सुविधा मिल गई। और कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकार जो भी कानून बनाएगी उसको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश सम्राट से। ठीक है बच्चों, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है। आइए, 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी का अधिकार फिर से 20 साल बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत का, आप ये चीज याद रखिएगा बच्चों,
गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस एक्ट के द्वारा देश का शासन प्रणाली केंद्रीकृत या उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। विधिक परामर्श यानी कानूनी सलाह हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और विधि आयोग की स्थापना भी की गई। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकोले थे। इतना इंपोर्टेंट ये हो जाता है, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। और दास प्रथा को भी खत्म इसी ने किया था। जो दास प्रथा थी, कुप्रथा थी, 1843 में खत्म किया गया था। ये सभी फैक्ट हैं। ये यूपीपीसीएस या यूपीएससी और यूपीएसआई किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइएगा। इसी में से देख देख कर आप अपने नोट्स बनाइएगा। ये किसी भी पुस्तक का सबसे अच्छा पार्ट होगा। देखिए बच्चों, इसी में कंपनी के चाय तथा चीन पर अधिकार को भी खत्म कर दिया गया और चौथे सदस्य केवल बैठक में भाग ले सकता था, चुनाव में नहीं, वोट नहीं डाल सकता था। और 1843 में लॉर्ड मैकोले की अध्यक्षता में, वो मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि विधि आयोग की स्थापना की गई थी और विधि आयोग का पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकोले था। अधिनियम की धारा 87 के तहत भारत में पहली बार यह प्रावधान आया कि किसी के साथ भी जाति, वर्ग, धर्म अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और भारत के संविधान निर्माण के संकेत इसी एक्ट में मिलते हैं, क्योंकि विधि आयोग बनाया था। विधि आयोग का काम था कानून बनाना, ठीक है बच्चे, यानी कि संविधान निर्माण के संकेत देना। और आखिरी अधिनियम जो इसका था, यानी कि राजलेख यानी चार्टर एक्ट 1853 जो था, इसमें क्या था, भारतीयों के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसने आगे चलकर लघु संसद का रूप लिया। यही भारत की संसदीय पद्धति की शुरुआत मानी जाती है। और विधान परिषद में उस समय 12 सदस्य होते थे और भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई और प्रशासनिक कार्यों को अलग से करने की व्यवस्था दी गई और विधिक कार्यों के लिए 12 सदस्यों की परिषद बनाई गई। बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और बेटा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, 24 से 18 की गई। और यह ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन का अंतिम राजलेख था और उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। क्राउन का मतलब ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मनोनीत होते थे। वो अपने आप उनको मनोनीत करते थे, अपने मन के अनुसार रखते थे। तो यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन माना जाता है 1853 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। आज की क्लास ये 37 मिनट के आसपास की हो गई है, लेकिन ये 10 एक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, मैं फिर से आपको कहता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनके बारे में जितने भी सवाल बनते हैं, मैंने पूरे का पूरा 100% लेने की पूरी कोशिश की है। ठीक है बच्चे, आप इसी को अब तक पढ़िएगा और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। और सभी बच्चों को अगर क्लास अच्छी लगी हो, खासकर यूपीएसआई वाले, यूपीपीसीएस वाले, हिंदी माध्यम से यूपीपीसीएस वाले जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोग इसको देखिएगा। और आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। फिर मैं अगली क्लास आपको बहुत जल्द बताऊंगा। 1-2 दिन में ही आपको एक और क्लास इसकी मिल जाएगी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के दौरान जितने भी एक्ट पारित किए गए थे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आदि आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप सभी से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि आप सभी इसको 2 बार देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि कुछ कमी मैंने इसमें नहीं छोड़ी है। तो अब मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी क्लास को जरूर लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। सभी को गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। होली भी आने वाली है, सभी को होली भी आने वाली है, बिल्कुल सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले से ही मैं आपको अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।